हम लोगों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के पिछले लेक्चर में कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन कर देख चुके हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी देखा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तीसरी चीज जो हम लोग देख चुके हैं वो ये कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के रोल क्या है और ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर एट नेशनल लेवल एंड एट वर्ल्ड लेवल जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसका ढांचा क्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के स्ट्रक्चर, इट्स रोल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इट्स डेफिनेशन और भारत में जो अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हिस्सा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोगों की जानकारी में है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहें तो आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उनके लिए वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं जो छोटे छोटे सामान उत्पादित करते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में हो या किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो, लघु या कुटीर उद्योग से संबंधित हो, तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम कर सकते हैं। तीसरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। अब इसे प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो बहुत सारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आपके जहन में होगा। जैसे एक बड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है अमूल। तो अमूल जो है ये गुजरात के आनंद में स्थित है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में जो पूर्ण रूप से विकसित हुआ और जिसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर होती है, ये डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बने वस्तुओं के का निर्माण करके और उसको लोगों तक पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी। मध्य प्रदेश में इसी तरह की संस्था एक सांची भी है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से डेवलप हुए, स्वतंत्रता से पहले किस तरह से कि इनकी स्थिति किस तरह की थी, स्वतंत्रता के बाद किस तरह इनकी परिस्थितियों में बदलाव आया और वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की वो किस तरह की है। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर इसके डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं तो आप यहाँ से शुरू करते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1880 में एक जो है स्ट्रेची कमीशन, एक अकाल आयोग बनाया गया था 1880 में। और अकाल आयोग ने बहुत गंभीर स्थिति यानी भारत में जो कृषि की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने बताया कि भाई ये स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ न कुछ इसके लिए किया जाना चाहिए। 1901 में भी एक आयोग बनाया, उन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा ऋणग्रस्तता थी, इनडेप्टनेस थी, उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि कुछ ऐसा रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसा प्रबंध हो कि वहां के लोगों को सहायता मिल सके। तो ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहाँ से होना शुरू हुई, लेकिन अभी बना कुछ नहीं है। फिर 1881 में एक जीएम रनाडे के सहयोग से वेडरबर्न जिनका नाम आप जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी ये संबंधित रहे हैं। तो वेडरबर्न जो है वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के उस समय जज थे। तो इनके मार्गदर्शन यानी जीएम रनाडे के सहयोग से और वेडरबर्न के प्रयासों से एक प्रयास ये हुआ कि कृषि बैंक यानी एग्रीकल्चर बैंक जैसी कोई संस्था स्थापित होनी चाहिए। ये भी एक डेवलपमेंट हुआ इस क्षेत्र में। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर एक्चुअल इस दिशा में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत का श्रेय जाता है फ्रेडरिक निकल्सन को। ये फ्रेडरिक निकल्सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 और 1897 में 1895 और 1897 में भारत में कृषि और भूमि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की। तो ये कृषि और भूमि बैंक बनेंगे कैसे? तो इसके लिए उन्होंने लोगों की सहायता लेकर के, उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर के और उनको ही जिम्मेदारी दे करके एक स्थानीय स्तर पर बैंक बनाने की सिफारिश की। इन्हीं सब रिपोर्टों के आधार पर ये जो सब रिकमेंडेशन हुए, जो समझदारी विकसित हुई, तो 1904 में
1904 में एक सहकारी साख समिति विधेयक, सहकारी साख समिति विधेयक यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट कमिटी बिल लाया गया और ये बिल पारित किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये सहकारी साख समिति विधेयक पारित हुई। ये सहकारिता आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है 1904 का, क्योंकि इस कानून से, एक जो भले ही वो संक्षिप्त कानून होगा लेकिन इससे ये साबित हुआ कि सहकारिता जो संस्थाएं हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए और उन अधिकारों पर उनसे काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद भारत में सहकारिता के विकास में थोड़ी तेजी आई और 1911 से 1912 तक जाते जाते भारत में लगभग 5300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन चुकी थी। 5300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनमें से कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो जो है छोटी छोटी जगहों पर, जैसे एक मध्य प्रदेश का पिपरिया क्षेत्र है, पिपरिया होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, वहां पर एक एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव लिमिटेड पिपरिया, ये एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कमिटी बनी थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बने, सहकारी समितियां बनी जिनको कुछ क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना और बुनकर जो होते थे जो कपास वगैरह इकट्ठा करके उससे कपड़े बनाते थे उनके लिए कोऑपरेटिव समिति। तो ऐसी कई कोऑपरेटिव समितियां जो है सहकारी समितियां 1912 तक बन गई थी। फिर इनकी स्थिति में और सुधार लाने की कोशिश की गई तो 1914 में एक मैक्लेगन कमेटी बनाई गई 1914 में। उन्होंने भी ये बोला कि ये जो कोऑपरेटिव कमिटीज हैं इनको अधिकार दिए जाने चाहिए और इनको मजबूत बनाना चाहिए। 1919 ये भी एक माइलस्टोन है। 1919 में जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो इसके बाद सहकारिता को जो है ये प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कोऑपरेटिव जो है ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आ गया, यानी ये राज्य का विषय हो गया, यानी राज्य अपने स्तर पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते थे, डेवलप कर सकते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गई कि राज्यों को सहकारिता के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए। 1925 में एक बंबई सहकारी समिति का गठन हुआ, ये भी एक काफी बड़ी सहकारी समिति थी, इसीलिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर 1945 में 1945 में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष जिनका नेतृत्व कर रहे थे आरजी सरैया, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी यानी कि सहकारिता योजना समिति, यानी सहकारिता के लिए योजना बनाने की एक कमेटी बनाएगी कि सहकारिता का विकास कैसे करेंगे। आरजी सरैया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई और इन्होंने भी काफी सारे रिकमेंडेशन किए। तो भारत में स्वतंत्रता से पहले भी काफी विकास हो चुका था सहकारिता का, और फिर जब स्वतंत्र हो गए हम लोग उसके बाद हमारे देश में जो है 1950 में पहले तो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और उसके बाद 1951 से प्लानिंग की शुरुआत हो गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में शुरुआत हुई। तो जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था तो उसमें भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हुई और उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इसे पंचायतों की भूमिका सहकारी समितियों में क्या होगी इसके बारे में चर्चा हुई। शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियां कैसे होगी इसके बारे में चर्चा हुई। औद्योगिक सहकारी समितियां कैसे होगी, आवास सहकारी समिति कैसे होगी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आ चुका था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो सहकारी समिति और विकसित हुई। फिर 1951 में ही एक कमेटी बनी, गोरवाला कमेटी। ये गोरवाला कमेटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए भी बहुत सारी सिफारिशें की। पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में भी इन्होंने बाद में सिफारिशें की और इन्होंने भी ग्रामीण ऋण सहकारिता समिति के गठन के बारे में सुझाव दिया। ग्रामीण ऋण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो लोगों को जरूरत पड़ने पर कर्ज उपलब्ध करा सके। तो इसका महत्व यहां भी दिखाई पड़ता है इस रिपोर्ट में भी। फिर 1956 में पटना में एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ सहकारी समितियों का। तो इसमें बहुत से राज्यों, उस समय की जो राज्य थे उन सभी ने उसमें भागीदारी की 1956 में। तो यहां से भी ये पता चल जाता है कि सहकारिता के ऊपर जो है उस समय में भी इसके महत्व को समझ लिया गया था कि सहकारी
सहकारिता भारत जैसे देश में, जहां पर की बड़ी संख्या में लोग रूरल एरियाज में स्थानीय स्तर पर रहते हैं, उनके विकास में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो हमने देखा भी है कि अगर चाहे वो आवास के क्षेत्र में हो, चाहे कंज्यूमर सोसाइटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। तो ये जो स्थिति है 1956 में आया, 1962 में, 1962 में ये जो है एक रीफाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि जो सहकारी समितियां हैं उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार होना चाहिए आर्थिक रूप से, क्योंकि उनकी आय बहुत सीमित थी और जो मेंबर्स थे उनके द्वारा दी जाने वाली राशि बहुत छोटी होती थी। तो उसमें सुधार करने के लिए यह कहा गया कि उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म कर्ज दिया जाए, उनको लंबे समय तक के लिए कर्ज दिया जाए, और इसके लिए रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ इसके लिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 1964 में एक बड़ा बदलाव आया। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू नहीं 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, आई एम सॉरी, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो गुजरात के दौरे पे गए और वहां पर वो आनंद में, जहां पर कि अमूल एक सहकारिता के रूप में काम कर रहा था, और इस सहकारिता के क्षेत्र में अमूल जो है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, ये कोई 1964 या 1960 का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एस्टैब्लिश हो चुका था 1946 में, 1946 में। और 1946 से लेकर 1964 तक जो उन्होंने काम किया था, यानी अमूल एज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो काम किया था, उससे आनंद और गुजरात के एक बड़े क्षेत्र में लोगों के, यानी जो ग्रामीण लोग थे, जो रूरल एरियाज में लोग थे, जो पशुपालक लोग थे, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री ने ये देखा कि ये एक छोटा सा कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो अगर हम पूरे देश में इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें तो ये भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। और वहां से उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया, उसी के आधार पर फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी कोऑपरेटिव मूवमेंट में बड़ा योगदान है, ऐसा माना जा सकता है। फिर आगे बढ़ते रहे हम लोग। 1981 में एक नबार्ड एक्ट पारित हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड जो है 1982 में स्थापित किया गया इस एक्ट के तहत। और इसकी मुख्य भूमिका ये थी कि जो रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे कृषि बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, जो भूमि विकास बैंक हैं, जो सहकारिता के आधार पर स्थापित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर नजर रखना और उनकी जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस तरह से आगे बढ़ते हुए 2002 में अगर हम जाते हैं तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई। 2002 तक जाते जाते सहकारिता इतना विस्तृत हो गया कि 2002 में जाकर के एक भारत सरकार ने सहकारिता नीति का गठन किया। सहकारिता नीति यानी कोऑपरेटिव राष्ट्रीय सहकारिता नीति, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई कि किस तरह से सहकारिता काम करेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप क्या होगा, उनके नियम क्या होंगे, उनके चुनाव कैसे होंगे। तो ये समिति जो है उन पर नजर रखती थी। तो ये एक बड़ा कदम है, लेकिन वास्तविक तौर पर सहकारिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जब इसे भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार मिला। और 2011 में 97वें संविधान संशोधन इन 2011 बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19(1)(c) भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में 19(1)(c) में कोऑपरेटिव यानी सहकारी संस्थाओं को स्थान दिया गया। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेर गिवन प्लेस। और उसके तहत सहकारी संस्थाओं में चुनाव कैसे होंगे, उसका गठन कैसे होगा, वो रिपोर्ट किसको देंगे, वो उसका विघटन कैसे होगा, ऐसे तमाम चीजें उसमें की गई। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243H से लेकर 243ZH से लेकर
243 ZH है ना, ZG तक तो जो है हमारा नगरीय स्थानीय निकाय अर्बन लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। 243 ZS से लेकर 243 ZT तक भारतीय संविधान में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख किया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मजबूत यानी सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने वाला एक कदम था जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो आर्टिकल 19(1)(c) और इतना ही नहीं, भारत सरकार के लिए भी कुछ गाइडलाइन निर्धारित की गई। तो वो कैसे निर्धारित हुआ? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 43B में, आर्टिकल 43B यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भारत सरकार के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए कि सरकारों का यह कर्तव्य होगा, the government have the duty that it work for strengthening the cooperative organization। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, सहकारी संस्थाओं की व्यवस्था को सुधार करने के लिए उसे बेहतर करना यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आ गया, फंडामेंटल राइट में भी इसका जिक्र किया गया। भारतीय संविधान में एक अलग से भाग 9B में जो है आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इसका उल्लेख किया गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें संविधान में अगर ये उल्लेख किया गया तो क्या बातें बताई गई। तो अगर हम थोड़ा इसमें थोड़ा और बेहतर ढंग से देखें तो देखिए आर्टिकल 19(1)(c) के तहत इसमें जो है ये कहा गया कि सहकारी समिति जो है ये एक मौलिक अधिकार यानी सहकारी समिति का बनाया जाना ये एक मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और सरकार को ये कहा गया 43B के तहत कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब दोनों तरफ से यानी कि लोगों का राइट और सरकार की जिम्मेदारी, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू हुए। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थे तो पहले से ही, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्था के तहत लाया गया 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो कुछ प्रावधान जैसे 243 ZI में अगर आप देखेंगे तो इसमें यह बताया गया कि जो सहकारी संस्थाएं होंगी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनकी स्थापना कैसे करेंगे, हाउ दे विल बी एस्टैब्लिश्ड, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, भारत सरकार उनको रेगुलेट कैसे करेगी या राज्य सरकार उनको रेगुलेट कैसे करेगी। 243 ZI 243 ZJ में यह बताया गया कि जो सहकारी समिति बनाएंगे तो उसका एक बोर्ड होगा, There will be a board। उस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे और कितने पदाधिकारी होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स एंड हाउ मेनी द ऑफिशियल्स, कितने पदाधिकारी होंगे और कितने उसके सदस्य होंगे, इसके बारे में भी जिक्र कर दिया गया इसमें। इसके अलावा ये जो एक्ट था इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए 243 ZJ के तहत। ये भी इसमें बता दिया गया कि भाई देखिए, अगर आप सहकारी संस्थाओं में सदस्यों को चुनते हैं और ये पदाधिकारियों को चुनते हैं तो उन पदाधिकारियों में ये ध्यान रहे कि समाज के सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिले। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, तो ये व्यवस्था कर दी कि उसमें जो है शेड्यूल कास्ट के मेंबर हों, पदाधिकारियों में शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हों और 2 सीटें हमेशा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। और जो टोटल जो बोर्ड के जो पदाधिकारी होंगे उनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई कि भाई 21 जो है नंबर 21 तक जो है बोर्ड के पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति को जो है उसमें बराबर स्थान मिलना चाहिए। तो ये सहकारी संस्थाओं के लिए ये भी एक बड़ा कदम हो गया। जैसे पंचायती राज में, जैसे नगरीय स्थानीय निकाय में, ऐसे सहकारी संस्थाओं के गठन में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो गई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर एक और महत्वपूर्ण कि भाई कई बार ऐसा होता था, एक बार सहकारी संस्था बन गई, बोर्ड के पदाधिकारी बन गए, फिर सालों साल वो चलता रहता था, न उसके पदाधिकारी बदलते थे, न ही उनका चुनाव नियमित रूप से होता था और इस तरह से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पनप जाता था, सरकारी दखलंदाजी बहुत बढ़ जाती थी। और इस कारण से संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई कि नहीं, जब आप पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे तो चुनाव अगर आप करते भी हैं तो देखिए 5 साल का टाइम निर्धारित रहेगा,
243 ZK 243 ZK में पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया कि जो भी बोर्ड आप बनाएंगे उसका टाइम होगा 5 साल का, 5 इयर्स। ठीक, इसके अलावा ये भी इसमें जिक्र कर दिया गया कि जो बोर्ड के सदस्यों का चुनाव होगा उसका तरीका क्या होगा, कैसे चुने जाएंगे वो, तो वो राज्य विधानसभा तय करे कि किस तरह से चुनाव होंगे, कौन लोग वोट डालेंगे। क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि इसका चुनाव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक प्रजातांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। और जब डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो पदाधिकारी अपने मन से नहीं बन जाएंगे, पदाधिकारियों को चुनना पड़ेगा। तो चुनेगा कौन? इसके मेंबर। तो कौन मेंबर, कितने मेंबर, किस स्तर के मेंबर होंगे जो पदाधिकारियों को चुनेंगे, तो हर एक राज्य अपनी अपनी स्थिति के आधार पर वो भी तय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड है अगर वो बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं, इफ दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब, तो क्या कर सकते हैं? समय पर चुनाव नहीं कराते हैं, मान लीजिए चुनाव ही नहीं कराया तो क्या होगा? अगर वो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं, मतलब बहुत जो काम उनको, मान लीजिए वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके मेंबर हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जहां पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए वहां लगाया जा रहा है, तो बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो इसको लेकर के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो क्या प्रावधान किए गए हैं इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो चुनाव है अगर समय पर नहीं हो पाता है, या फिर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी किसी कारणवश निलंबित हो जाते हैं, तो फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे चलेगा? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए जो हर एक राज्य में जो कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कोऑपरेटिव अधिकारी होते हैं, सहकारिता विभाग के द्वारा नियुक्त होते हैं वो, तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है वो अपने अधिकारियों को कुछ समय के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त कर देते हैं, उन्हें प्रशासक कहा जाता है। तो जब बोर्ड भंग हो या जब निश्चित समय पर चुनाव ना हो पाया हो और बोर्ड के पदाधिकारी निलंबित हों, ऐसी स्थिति में कोऑपरेटिव संस्थाओं का काम चलाने के लिए राज्य के सहकारिता विभाग के अधिकारी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और ये सारे प्रावधान इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZL से प्रभावित है। 243 ZM में इसमें ये भी महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि कई सहकारी समितियां ऐसी होती हैं जो लोगों को कर्ज देने का काम करती हैं और उनके पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, या हाउसिंग सोसाइटीज हैं तो वहां पर भी पैसों का बड़े पैमाने पर लेन देन होता है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर सहकारी समितियों पर बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही तरीकों से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। तो इसका ऑडिट किया जाता है। सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं राज्य में, उनका ऑडिट किया जाता है कि उन्होंने साल भर में क्या खर्च किया, क्या आमदनी की, सदस्यों को कितना उन्होंने मदद किया, क्या कर्ज के रूप में दिया, कितना रिटर्न आया। तो ये सब इससे क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं इनका विश्वास भी बना रहता है और सदस्य जो है उसमें जुड़े रहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली ठीक रहती है। और वो जो रिपोर्ट होती है, वो जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी राज्य विधानमंडल को भेजना होता है। वो जो रिपोर्ट होती है वो राज्य विधानमंडल के सामने भेजा जाता है, चाहे जिस भी तरीके से भेजा जाए। इसके अलावा 243 ZN में यह प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक जो सहकारी समिति होगी वो साल में एक बार
एक आम सभा का गठन, एक आम सभा बुलाएगी, एक उनका जनरल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो इससे भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा सूचना पाने का अधिकार, जो सदस्य हैं उनको सूचना पाने का अधिकार भी दिया गया है कि अगर आपको अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किसी बात को लेकर के सूचना चाहिए तो वो भी आपको दिया जा सकता है अकॉर्डिंग आर्टिकल 243 ZO के अनुसार। फिर 243 ZP में यह कहा गया है कि सहकारी समिति का जो पूरे वर्ष में जो कार्यकलाप उन्होंने किया है, जो भी एक्टिविटी उन्होंने की है, वो जैसे वित्तीय वर्ष खत्म होता है उसके 6 माह के भीतर उन्हें एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। यदि उन्होंने काम करते हुए कोई रूल्स में कोई चेंजेस किए हैं काम करते हुए तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। और रजिस्ट्रार के द्वारा, जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होते हैं जिन्होंने उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया है, पंजीकृत किया है, उन्हें अगर उन्होंने कोई जानकारी मांगी है तो वो भी उन्हें प्रस्तुत करना होता है। तो ये सब सारी चीजें 243 ZP के तहत करना होता है। 243 ZQ में अगर मान लीजिए सहकारी संस्थाओं में कोई अपराध होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 243 ZS, 243 ZT, इन सारे प्रावधानों में कुछ न कुछ सहकारी संस्थाओं से संबंधित व्यवस्था की गई है। तो इन प्रावधानों को मैंने संक्षेप में इसलिए बताया आपको जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि सहकारी संस्थाओं के बारे में संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो एक चीज दिमाग में क्लियर रखिए, भले ही उसके सेक्शंस, आपको आर्टिकल्स आप पूरी तरह ध्यान न भी रख पाए, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सहकारी संस्थाओं का गठन कैसे होगा, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होगी, सहकारी संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होगी, समय समय पर उसे अपना ऑडिट कराना होगा, ऑडिट कराने के अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो विधानमंडल को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति हो कि नियमित रूप से चुनाव नहीं हो पाया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव विभाग है, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे वो प्रशासकों की नियुक्ति कर देंगे। ये सब सारी चीजें जो हैं ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को और अधिक प्रामाणिक बना देते हैं और पूरे देश में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट के रूप में विकसित हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब संशोधन क्यों किया गया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को संविधान में लाना चाहें, कि इसके महत्व को देखकर ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि भारत सरकार को लगा कि यार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इसको अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर डेब्ट हो, कृषि ऋण हो, कृषि ऋण में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था ये, है ना। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि ऋण दिए जाते हैं, एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 46%, 46% डेब्ट जो है कृषि ऋण के रूप में सहकारी जो बैंक हैं, जो सहकारी संस्थाएं, उनके द्वारा दिया गया। फर्टिलाइजर खरीदने में जो किसान हैं उनको जब अपने फर्टिलाइजर, जब उर्वरक खरीदना होता है तो उनको कैसे मदद मिलती, तो ऐसा एक आकलन के मुताबिक 36% केसेस में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कोऑपरेट किया। अगर चीनी का उत्पादन देखेंगे, शुगर का, तो बहुत सारी मिलें हैं पूरे भारत में, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, जो सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है। तो 32%, लगभग 32% चीनी का उत्पादन जो है ये इस तरीके से चीनी का उत्पादन हुआ। चाहे गेहूं की खरीदी की बात करेंगे आप गेहूं खरीदी की, तो व्हीट परचेजिंग के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। तो पूरे देश में अनेक सहकारी समितियां हैं, अनेक तरह की सहकारी समितियां हैं जिन्होंने अपने कार्य के दौरान ये साबित कर दिया कि सहकारी समितियां देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए उपयोगी है। इसीलिए संविधान में यह संशोधन की आवश्यकता है। फिर यह चीज भी देखी गई कि इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं, लेकिन उसे प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था। उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती थी।
नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। जो बोर्ड यानी जो सहकारी संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी जो है अपनी मनमानी करते थे। तो नियम तय कर दिए गए, जैसा कि आपने देखा कि नियम तय कर दिए गए कि जो सहकारी संस्थाओं का बोर्ड होगा, जो उसके पदाधिकारी होंगे, उन पदाधिकारियों का कार्यकाल क्या होगा, कितने समय के बाद चुनाव होगा, उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, मेंबर्स अगर चाहें तो इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। ये सब तभी संभव हो सकता था जब इसे संवैधानिक प्रावधान में जोड़ दिया जाए। तो इसी कारण से इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारतीय संविधान में इसको जो है स्थान दिया गया और वर्तमान में सहकारी संस्थाएं जो हैं एक संवैधानिक संस्था के रूप में ऑपरेट होती हैं, काम करती हैं। अब अगर हम भारत की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कि मैंने अमूल के बारे में आपको जिक्र किया, इसे केस स्टडी के रूप में आप देख सकते हैं कि अमूल जो है ये किस तरह इतनी विकसित संस्था के रूप में सामने आई। तो अमूल जो है ये 1946 में एस्टैब्लिश हुआ और उसके एस्टैब्लिश ऐसे हुआ कि वहां पे जो आसपास आनंद के आसपास, यानी कि गुजरात में अहमदाबाद जिले के आसपास का एक जगह आनंद जो है, उसके आसपास जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान थे, उन किसानों को प्राइमरी मेंबर के रूप में बनाया गया। प्राइमरी मेंबर, प्राथमिक सदस्यों से दूध इकट्ठा किया गया। उन दूध को छोटे छोटे स्थानों पर जो है वो इकट्ठा करके फिर उसे पास्चुराइज करने की व्यवस्था की गई और फिर उसे एक बड़े मूवमेंट के रूप में, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में तब्दील धीरे धीरे वो परिवर्तित होते चला गया। तो पहले तो वो स्थानीय स्तर पर उस दूध को एक जगह से दूसरी जगह आपूर्ति करते थे, फिर उसका आकार बढ़ता चला गया क्योंकि मिल्क का कलेक्शन बढ़ता गया। जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी, जो प्राइमरी मेंबर्स थे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, तो उन्होंने दूध का उत्पादन बढ़ाया। तो कुल मिलाकर के जो अमूल एक सहकारी संस्था थी उसका भी विकास होने लगा और तेजी से विकसित होते होते ये पूरे विश्व में फैल गया। एक आंकड़े के मुताबिक जो है पूरे ये करीब 3 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर इससे जुड़े हुए हैं। अमूल से 3 मिलियन यानी 30 लाख दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हुए हैं। ये जो 15,760 विलेज सोसाइटीज बनाई गई हैं, 15,760 विलेज सोसाइटी जहां पर ये कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा 9.4 मिलियन लीटर्स मिल्क जो है प्रोक्योर किया जाता है। 9 मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोक्योर्ड पर डे। 9.4 मिलियन लीटर मिल्क प्रोक्योर्ड पर डे। इसके अलावा ऐसा नहीं है, 37 देशों में दुग्ध उत्पादों को निर्यात भी किया जाता है। यानी अमूल जो एक स्थानीय स्तर पर एक सहकारी संस्था थी और वो सहकारी संस्था विकसित होते होते एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से सहकारिता की ये बड़ी सफलता है और इस सफलता के कारण सहकारी संस्थाओं को पूरे भारत में किसी न किसी रूप में स्थापित किया जाने लगा। इस तरह से सहकारी संस्थाओं का विकास बहुत तेजी से हुआ। अब कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सहकारी संस्थाओं की क्या समस्याएं क्या रही हैं और उनके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या है, कैसे हम उनके लिए उपचार करते हैं। तो जैसा कि मैंने जिक्र भी किया है कि जैसे संविधान में लाने का कारण क्या था कि भाई जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भारत में थे उनमें प्रोफेशनलिज्म का अभाव था, नियमित रूप से चुनाव नहीं हो पाते थे। इसके अलावा जो सहकारी संस्थाएं थी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको आर्थिक रूप से मदद की जरूरत थी। तो ये सब उनकी कुछ कमियां थी। भ्रष्टाचार, बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते इसके कुछ रेमेडियल मेजर्स बनाए गए। रेमेडियल मेजर्स क्या हुआ? तो रेमेडियल मेजर्स में ये आएगा कि जो सहकारी संस्थाएं काम कर रही थी उसके जो पदाधिकारी थे, जो मेंबर्स थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि भाई देखिए आप कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो आपकी महत्ता क्या है और आप कैसे योगदान कर सकते हैं। तो इससे प्रोफेशनलिज्म आएगा। दूसरी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया उनको, जो पदाधिकारी थे, जो उसका बोर्ड था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल की भाई आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको आप किस तरीके से उसको संस्था में जोड़
जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, तो ये पावर मिल गया, इससे भी कंट्रोल करने में मदद मिली। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के बारे में जो है लोगों तक उसके महत्व के बारे में रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया गया कि जिस तरह से हमारे देश में पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ऐसे ही हम हमारे देश में हम कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं या हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या हम पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर की महत्ता जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जिसने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इतनी सारी भूमिका निभाई है, तो उसे इतना महत्व तो दिया ही जाना चाहिए। और वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, ग्रामीण स्तर पर हैं, छोटे स्तर पर हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको रीफाइनेंस किया जाए। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे नाबार्ड है इसी तरह का काम करते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी ऐसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कर्ज देते हैं। इसी तरह से सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इन सब जगहों पर काम करती हैं। तो सहकारी संस्थाएं आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप में उभर कर हमारे देश में आ गई हैं। तो सहकारी संस्थाओं के बारे में जब महत्व की बात होगी तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। सहकारी संस्थाओं के विकास के बारे में बता सकते हैं, सहकारी संस्थाओं की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में भी बता सकते हैं, सहकारी संस्थाओं में की जो कमियां हैं उसका भी हमने जिक्र कर दिया यहाँ पर। सहकारी संस्थाओं की इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं वो भी आपके सामने आ गया, और एक केस स्टडी के रूप में हमने अमूल को भी आपके सामने रखा कि किस तरह ये संस्था एक छोटे से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हुआ और इतने बड़े पैमाने पर यह डेवलप हो गया। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए कोऑपरेटिव को विकसित करने के लिए ये जो 1 जुलाई ऑफ ये जो पहला जो शनिवार होता है, यानी जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उसको कोऑपरेटिव डे के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द कोऑपरेटिव डे। और इसी तरह से 2012 को 2000 ईयर जो था ना 2012 उसको कोऑपरेटिव ईयर के रूप में मनाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, इसे कैसे विकसित किया जा सकता है, इसकी कमियां क्या है और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब यही सब बातें मध्य प्रदेश में जब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको हम जो सांची जो मध्य प्रदेश मिल्क डेयरी फेडरेशन है, जो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसे हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।